दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवी सैले के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम जिसका नाम है ओड टू दी वेस्ट विंड। इसके दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रखा है, लेकिन यहां पर आपका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं आपको इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो तकरीबन आप दोस्तों 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है इस वीडियो में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सोल्व करने में मदद मिले। सबसे पहले मैं दोस्तों पीवी सैले के बारे में बता देता हूं। ये एक रोमांटिक पोएट हैं जिनका जन्म दोस्तों 1792 में हुआ था और इनकी डेथ दोस्तों 1822 में हुई थी, यानी कि ये अपनी लाइफ के दोस्तों 30 ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने पोइट्री में ऐसे ऐसे वर्क लिखे जिनकी वजह से ये फेमस हो गए। इनको बहुत ही फेमस राइटर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन से। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो पोयम ओड टू दी वेस्ट विंड है, इसके सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, और अगर आप इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच एज पीवी सैले बिलोंग टू। पीवी सैले दोस्तों कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। यहां पर देखिए, जिस तरह से एग्जाम में आपके लिए 4 ऑप्शंस मिलते हैं उसी तरह से मैं भी आपको 4 ऑप्शंस देता हूं। इसमें कोई नई बात नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 4 ऑप्शन ही मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपके दिमाग में पूरी तरह से फॉर्मेट जो है वो फिट बैठ जाए, ताकि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको ये पिक्चर जो सामने आपकी स्क्रीन पर है ये आपके दिमाग में आ जाए। तो यहां पर क्वेश्चन ये है, पीवी सैले कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड से, या फिर द एज ऑफ ड्राइडन जिसे कहा जाता है उससे बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं, या फिर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था जो पीवी सैले हैं वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, ये एक रोमांटिक राइटर हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एलिजाबेथन एज के बारे में। ये जो है एलिजाबेथन एज जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों 1558 से शुरू हुई थी और 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। तो ये है दोस्तों इसका टाइम पीरियड जब एलिजाबेथन स्टार्ट हुई थी और जब खत्म हुई थी। रेस्टोरेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये चीज आप ध्यान से सुन लेना कि जो रेस्टोरेशन एज है, पहली बात तो उसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। और इंग्लैंड में रेस्टोरेशन कब हुआ था दोस्तों 1660 में, और इसको माना जाता है दोस्तों रेस्टोरेशन एज को 1700 से। द विक्टोरियन पीरियड जो है दोस्तों, विक्टोरियन पीरियड में दोस्तों एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उनका नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं। ठीक है, जो रोमांटिक पोएट हैं वो कौन है, पीवी सैले हैं। इसके अलावा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट साउदे, ऐसे बहुत सारे रोमांटिक राइटर हैं। देखिए दोस्तों, रोमांटिक एज जो लॉन्च हुई थी वो 1798 में हुई थी। 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश कराया गया था तब। और लिरिकल बैलेट्स को किसने पब्लिश कराया था दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके साथ मिलकर, एस.टी. कोलरिज के साथ मिलकर पब्लिश कराया था। ठीक है, तो लिरिकल बैलेट्स के साथ ही रोमांटिक एज लॉन्च हुई थी कब, 1798 में। आई होप यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो डी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द जोनर ऑफ द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। देखिए, ओड टू द वेस्ट विंड जिसको पीवी सैले ने लिखा है, इसका जोनर यहां पर पूछा गया है दोस्तों। यहां पर आपके सामने फिर से 4 ऑप्शंस हैं। पास्टोरल एलेजी है, मोनोडी है, ओड है, या फिर एपिक है। देखिए, इसके नाम में ही ओड लगा हुआ है, तो ये इसका जोनर जो है दोस्तों आपको पहचानने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ये पीवी सैले के द्वारा लिखा गया क्या है, एक ओड है। राइट, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड शैले राइट ओड टू दी वेस्ट विंड। देखिए, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो आता है रिटर्न डेट पूछने का या रिटर्न ईयर पूछने का, और एक आता है पब्लिश
ईयर पूछने का, ठीक है। तो यहां पर ये पूछा गया है कि ये कब राइट किया गया था, इसके बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो देखिए फिर से आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला है दोस्तों 1811 में, दूसरा 1813 में, तीसरा 1816 में, चौथा दोस्तों 1819 में। यहां पर इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो इसका करेक्ट आंसर है, पीवी सैले ने ओड टू द वेस्ट विंड को जो लिखा था दोस्तों 1819 में लिखा था, डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 1811 में जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क एक आया था दोस्तों, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसके लिए दोस्तों पीवी सैले को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक बार निकाल भी दिया गया था। ये एक पैम्पलेट है जो इन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, और उस फ्रेंड का नाम क्या था दोस्तों, थॉमस जेफरसन होग। इस नाम को आप ध्यान से रखना, इसको पूछा जाता है एग्जाम में कि नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के लिखने के बाद पीवी सैले को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उन्होंने इस वर्क को अपने दोस्त के साथ मिलकर लिखा था, उसका नाम है थॉमस जेफरसन होग। यहां पर देखिए दोस्तों 1813 में भी इनका एक बहुत ही अच्छा वर्क आया था जिसका नाम है क्वीन मैब। ये एक फिलोसफिकल पोयम है दोस्तों जो पीवी सैले ने पब्लिश कराई थी 1813 में। और 1816 में दोस्तों एक वर्क आया था इनका अलास्टर। इस अलास्टर का दोस्तों अनदर टाइटल जो है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है अलास्टर, जो आया था दोस्तों 1816 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं चारों के चारों जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा आप। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है दोस्तों डी है। ओड टू द वेस्ट विंड को 1819 में पीवी सैले ने लिखा था। When was the poem Ode to the West Wind published? देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें Ode to the West Wind के बारे में पूछा गया था कि वो कब राइट हुई थी, ठीक है, उसको कब लिखा था किसने, पीवी सैले ने। तो उसका सही आंसर था दोस्तों 1819 में पीवी सैले ने लिखा था। लेकिन यहां पर उसकी पब्लिश्ड डेट्स को पूछा गया है। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन मैंने पिछले ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दिए हैं, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर एक ही ऑप्शन बचा सिर्फ 1820, तो यही इसका करेक्ट आंसर है 1820। और ये तीन ऑप्शंस नहीं होने का एक और रीजन भी है दोस्तों, जब ये 1819 में रिटर्न हुई थी तो पब्लिश इसके बाद ही तो होगी, ठीक है। तो पब्लिश जो हुई थी ये 1820 में हुई थी। तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन ना होने की दो वजह हैं कि ये पहले तो रिटर्न होने की डेट से ईयर से पहले हैं, और ये पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनमें कौन कौन से वर्क इनके खास खास आए हैं, राइट। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड इज डिवाइडेड इनटू, ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड है, ये आपको बताना है। तो बताना है 2 सेक्शंस में डिवाइड है दोस्तों, 5 सेक्शंस में डिवाइड है, 8 सेक्शंस में डिवाइड है, या फिर 3 डिवाइड है, ये आपको दोस्तों बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीवी सैले की ओड टू द वेस्ट विंड जो है बहुत ही फेमस वर्क है, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये 5 सेक्शन में लिखी गई एक पोएम है पीवी सैले के द्वारा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। देखिए इसमें दोस्तों 5 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 5 सेक्शंस हैं। यहां पर बी आपको सही आंसर मिलेगा। और हर एक सेक्शन के अंदर कितनी लाइन है दोस्तों? 14 लाइन्स हैं, ठीक है। और 14 लाइन्स किसके अंदर होती हैं दोस्तों? सोनेट के अंदर होती हैं। तो इस पोएम का हर एक सेक्शन अपने आप में एक सोनेट है। अगर हम 14 के मल्टीपल करेंगे दोस्तों 5 से, तो इस पोएम के अंदर टोटल कितनी लाइन हो गई दोस्तों? 70 लाइन हो गई, ठीक है। तो हर एक सेक्शन के अंदर यदि पूछा जाए आपसे कितनी लाइन है, 14 लाइन्स हैं। 14 लाइन्स की क्या होती है? सोनेट होती है, यानी कि ये एक 5 सोनेट का कलेक्शन है, ठीक है। और 70 लाइन इस पोएम के अंदर कंप्लीट है। ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। कितनी सोनेट हैं इसके अंदर? 5 सोनेट हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो बी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन, ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो पीवी सैले ने लिखी है किस स्टैंजा फॉर्म में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गई है टर्जा रेमा में, क्वार्टरेन में, सेस्टेट में या फिर ओटावा रीमा में। देखिए दोस्तों टर्जा रीमा जो होता है ये होता है दोस्तों 3 लाइंस का एक स्टैंजा। कितनी लाइंस होती हैं दोस्तों, इसमें 3 लाइंस होती हैं। और ये जो क्वार्टरेन है इसके अंदर होती हैं दोस्तों 4 लाइंस, सेस्टेट के अंदर होती हैं दोस्तों 6 लाइंस और ओटावा रीमा के अंदर होती हैं दोस्तों कितनी लाइंस, 8 लाइंस। ठीक है, ये आपको लाइंस के बारे में जानकारी मिल गई। अब बात करते हैं ओड टू द वेस्ट विंड जो है किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी हुई है। तो दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा टर्जा रीमा देखने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टर्जा रीमा इज ए स्टैंजा फॉर्म, यहां पर टर्जा रीमा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों जीआईसी में आया था। ये मैंने जीआईसी के एग्जाम जो हुआ है दोस्तों कब, सितंबर में ही हुआ है, 19/9/2021 को जीआईसी का एग्जाम जो हुआ है दोस्तों उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है और वहीं से ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेटली कुछ नई चीज जानने के लिए मिलेगी। सबको पता है दोस्तों टर्जा रीमा जो है वो 3 लाइन का एक स्टैंजा होता है, लेकिन 3 लाइन के बारे में तो यहां पर आपको दोस्तों चारों ऑप्शंस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप यदि आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों पढ़ सकते हैं। ज्यादा देर हो जाएगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा यदि मैं आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस पढ़ के बताऊं। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों ए। अब इस ए को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। टर्जा रीमा के अंदर 3 लाइंस होती हैं, ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन एक और बात है दोस्तों, इसके अंदर आयाम मीटर का इस्तेमाल होता है। आयाम मीटर को मैं दोस्तों अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन लोगों को मीटर की नॉलेज नहीं है वो मेरी मीटर वाली वीडियो को जाकर देख लें, वहां पर आपको आयाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आयाम के अंदर दोस्तों 2 सिलेबल होते हैं। पहला सिलेबल जो होता है अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, उसका साइन इस तरह का होता है। दूसरा सिलेबल जो होता है दोस्तों स्ट्रेस सिलेबल होता है, जिसका साइन इस तरह का होता है। तो दोस्तों इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता है किसमें, टर्जा रीमा में। और जब इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है तो उसकी राइमिंग स्कीम जो बनती है वो इस तरह से बनती है। पहले ए बी, यहां पर देखिए ए बी, पहला जो है ये अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस आया और फिर जो आएगा दोस्तों वो स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा और फिर स्ट्रेस आएगा। देखिए यही कॉम्बिनेशन बन के चलता है। तो आपको यहां पर ए बी ए, बी सी बी इसी तरह से आगे चलता हुआ ये स्टैंजा मिलेगा। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। किस पोएम की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ओड टू द वेस्ट विंड की बात कर रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए, कुछ लोग तो राइमिंग स्कीम के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन राइमिंग स्कीम निकालना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। राइमिंग स्कीम के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। यदि आप राइमिंग स्कीम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको राइमिंग स्कीम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। जब भी आपसे किसी वर्क के बारे में कोई राइमिंग स्कीम पूछी जाए, ठीक है, अभी हम किस पोएम की बात कर रहे हैं दोस्तों, ओड टू द वेस्ट विंड की बात कर रहे हैं। अब हमें अच्छी तरह से पता है ये टर्जा रीमा में लिखी गई है और टर्जा रीमा के अंदर कितनी लाइंस होती हैं, 3 लाइंस होती हैं। अब देखिए ऑप्शन बी को देखिए, यहां पर ए बी का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले स्टैंजा के अंदर 4 लाइंस हैं। यदि मैं सेक्शन ऑप्शन बी की बात करूं, सी की बात करूं, तो यहां पर भी दोस्तों आपको 4 लाइन का स्टैंजा दिख रहा है। तो पहला तरीका जो है सॉल्व करने का, ये देख लीजिए कि उसमें किस स्टैंजा के जो राइमिंग स्कीम है वो दिया गया है। तो यहां पर भी क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम दी गई है और यहां पर भी, तो राइमिंग स्कीम सिर्फ टर्जा रीमा की बची यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब इसके अलावा यहां पर दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड में जो राइमिंग स्कीम हुई है ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई, तो ये जो है दोस्तों एक सेक्शन की राइमिंग स्कीम है।
लेकिन इसके अंदर कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। इन पांचों के पांचों सेक्शन के अंदर यही राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है, क्योंकि जो हर एक सेक्शन की लास्ट स्टैंजा है दोस्तों वो 2 लाइनों का स्टैंजा है इस पोएम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस बी के बारे में। बी जो है ये राइमिंग स्कीम है एक तरह की सोनेट की। सोनेट किसके द्वारा लिखी जाती है? इस तरह की जिसकी ऐसी राइमिंग स्कीम होती है वो लिखी जाती है दोस्तों शेक्सपियर के द्वारा। तो ए बी सी डी ई एफ जी जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों शेक्सपियरियन सोनेट की है। अब बात करते हैं दोस्तों सी की। सी जो है ए बी सी डी ई। तो ये जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों ये किस तरह की सोनेट की है? ये है दोस्तों स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। तो आपको दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर बताना है बी सी डी ई जो है वो ओड टू द वेस्ट विंड की हर एक सेक्शन की राइमिंग स्कीम है। ये फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है इस पोएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शैले कॉल्ड वाइल्ड। देखिए यहां पर पूछा गया है कि इस पोएम के अंदर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। किस पोएम के अंदर? ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर। वहां पर दोस्तों पीवी शैले ने वाइल्ड शब्द का प्रयोग किया है। अब ये वाइल्ड शब्द जो है वो किसके लिए पीवी शैले ने इस्तेमाल किया है? ईस्ट विंड के लिए क्या है, वेस्ट विंड के लिए क्या है, माउंटेन्स के लिए क्या है, हेवन, क्लाउड्स और हेल के लिए क्या है। हेल क्या होता है दोस्तों? ओले पड़ना। ओले पड़ने की बात भी दोस्तों इस पोएम के अंदर हुई है। क्लाउड्स भी हैं, हेवन भी है। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें हमें इस पोएम के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अब वाइल्ड शब्द का इस्तेमाल जो पीवी शैले ने किया है वो दोस्तों वेस्ट विंड के लिए ही किया है, क्योंकि ये वेस्ट विंड को वाइल्ड इसलिए कहते हैं कि वेस्ट विंड के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। वेस्ट विंड जहां चाहे वहां पर जा सकती है, जिस चीज को चाहे उस चीज को तबाह कर सकती है, जिस चीज को चाहे उस चीज को बचा सकती है। तो इसीलिए पीवी शैले ने वेस्ट विंड को क्या कहा है? वाइल्ड कहा है। आई होप दोस्तों यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है द वाइल्ड वेस्ट विंड इज। देखिए यहां पर जो मैंने चीज बताई थी कि इन्होंने किसको कहा है? वेस्ट विंड को वाइल्ड कहा है। इस क्वेश्चन में ये चीज क्लियर हो चुकी है। यहां पर पूछा है वाइल्ड वेस्ट विंड को इन्होंने क्या क्या कहा है? डेस्ट्रॉयर कहा है, प्रेजर्वर कहा है, डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बोथ कहा है, या नन ऑफ द अबव कहा है। देखिए पहले मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूं दोस्तों। डेस्ट्रॉयर का मतलब होता है किसी भी चीज को तबाह कर देना, किसी भी चीज को खराब कर देना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डेस्ट्रॉयर बोलते हैं। और प्रिजर्वर किसको बोलते हैं दोस्तों? जो किसी को बचाने का काम करे उसको प्रिजर्वर बोलते हैं। अब ये वेस्ट विंड दोनों ही तरह के काम करती है। क्या ऐसे काम है जो ये वेस्ट विंड करती है? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस पोएम को जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो पहले ही सेक्शन में आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि जो वेस्ट विंड है वो पेड़ों की पत्तियों को क्या कर देती है? तबाह कर देती है। जब ऑटम का सीजन आता है पहले वो पेड़ों की पत्तियों को पेड़ों से गिराती है और फिर जमीन पे उन्हें यहां से वहां बिखेर देती है, जिसकी वजह से ये पत्तियां डिके हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, यहां वहां फैलकर बर्बाद हो जाती हैं। अब प्रेजर्वर मतलब संरक्षक ये क्यों हैं? ये वेस्ट विंड जो है संरक्षक क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों इस पोएम को जब आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो पेड़ों के बीज होते हैं उन बीजों को ये वेस्ट विंड ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ देती है जो गड्ढे जैसी जगह होती है और उनके ऊपर मिट्टी डाल देती है, ताकि जब स्प्रिंग का सीजन आए तो ये बीज जो है बड़े होकर पेड़ बन जाएं और इनके ऊपर फूल और कलियां खिलें। तो इसीलिए दोस्तों ये वेस्ट विंड जो है ये क्या है? ये प्रेजर्वर भी है और डेस्ट्रॉयर भी है। इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एज योर सिस्टर रेफर्स टू। देखिए एज योर सिस्टर जो है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर जो है इस चीज को इस्तेमाल किया गया है, इस वर्ड का इस्तेमाल इस पोएम के अंदर किया गया है। तो पूछा है यहां पर कि एज योर सिस्टर किसको रेफर करती है? वेस्ट विंड को करती है, ईस्ट विंड को करती है,
बोथ ऑफ द अबव को करती है या नन ऑफ द अबव को करती है? देखिए दोस्तों, अब एज योर सिस्टर के नाम से देखिए कोई भी आदमी जो ओ टू द वेस्ट विंड को पढ़ चुका होगा तो वो तो आंसर दे देगा, नहीं तो डेफिनेटली आप इसका आंसर वेस्ट विंड लगाने वाले हैं, जो कि इसका आंसर दोस्तों नहीं है। इसका आंसर है ईस्ट विंड, जो स्प्रिंग सीजन में दोस्तों चलती है। अब एज्योर का मतलब वैसे तो दोस्तों क्या होता है, नीला होता है। जिस तरह से ये आसमान यहां पर दिख रहा है आपको नीला नीला, इस तरह के आसमान को क्या बोलते हैं, एज्योर बोलते हैं। ठीक है, तो एज्योर सिस्टर मतलब जो वेस्ट विंड की एज्योर सिस्टर कैसे हुई ये, क्योंकि जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो मौसम काफी साफ होता है, जो साफ आसमान के नीचे बहेगी वो हवा कैसी होगी, नीली होगी, एज्योर होगी। तो हवा तो नीली हो नहीं सकती, मौसम ही या आसमान ही नीला हो सकता है, इसीलिए दोस्तों इसे एज्योर सिस्टर बोला है। किसकी, वेस्ट विंड की। तो ये कौन सी विंड है, ईस्ट विंड है, पूर्वी हवा है जो स्प्रिंग सीजन में चलती है, इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु सा ओल्ड पैलेसेस एंड टार्स इन इट्स ड्रीम। देखिए यहां पर दोस्तों सपने की बात हुई है कि इस पोएम के अंदर एक चीज सपना देखती है। उसने अपने सपने में क्या देखे, पुराने महल देखे और इमारतें देखी। वो सपना कौन देख रहा है, पीवी सैले खुद देख रहे हैं, वेस्ट विंड देख रही है, ईस्ट विंड देख रही है, या फिर मेडिटेरेनियन सी जो है वो देख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, जिसने अपने सपने में दोस्तों पुराने महलों को देखा और इमारतों को देखा, जो इमारत अब पानी में डूब चुकी है। ऐसी चीजों को इस मेडिटेरेनियन सी ने देखा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ओ लिफ्ट मी एज ए वेव, ए लीफ, ए क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थ्रोन ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। देखिए यहां पर दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन है। ये लाइन पहली बात तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि ये लाइन किस पोएम से ली गई हैं। तो आपको आंसर देना है ओ टू द वेस्ट विंड से ये पोएम से ली गई हैं और इसको लिखा है पीवी सैले ने। अब यहां पर थॉर्न्स का मतलब होता है दोस्तों कांटे। अब कांटे का मतलब क्या यहां पर कांटे ही है कि इनके ये कांटे जो हैं इनके लाइफ में चुभ गए हैं, जबकि लाइफ में तो कांटे नहीं चुभ सकते, किसी इंसान के शरीर में कांटे चुभते हैं और इसी वजह से इनके शरीर में ब्लड निकलने लगा है। तो इस थॉट का मीनिंग यहां पर क्या है, जॉय ऑफ लाइफ है कि आनंद ही आनंद जिंदगी में आ गया है। हो सकता है क्योंकि कुछ पोएट ऐसे हैं अपने दर्द में भी आनंद लेना जानते हैं, वो अपने दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से उसे जॉय में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो सकता है। डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ की बात यहां पर की है या फिर डाइंग ईयर की बात की है। डाइंग ईयर का मतलब है दोस्तों एंडिंग ईयर, कि जो खत्म होती हुई साल है उसके बारे में ये शब्द बोले गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर पीवी सैले वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे भी तुम उठा लो। जब मैं बचपन में था तो मैं भी तुम्हारी तरह आजाद था, कहीं भी आ जा सकता था, घूम सकता था, मेरे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन मैं एडल्ट हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी जिस तरह से तुम समुद्र की लहरों को उठाती हो उस तरह से उठा लो, जिस तरह से तुम सूखी पत्तियों को उठाती हो उस तरह से मुझे उठा लो, जिस तरह से तुम क्लाउड्स को आसमान में यहां से वहां बिखेर देती हो उसी तरह से मुझे और भी तुम बिखेर दो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। पीवी सैले कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में बड़े ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा हूं, इस लाइफ में अब कोई भी आनंद नहीं है, सारे के सारे आनंद जो हैं अब वो खत्म हो चुके हैं। मैं आई ब्लीड का मतलब यहां पर है अब मैं ऐसे मुसीबत के टाइम से गुजर रहा हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से मेरी सांस पल पल निकल रही है। ठीक है, कि मतलब ब्लीड का यहां पर मतलब है कि धीरे धीरे करके उनका खून, उनकी सांसें उनके शरीर से निकल रही हैं, क्योंकि उनका जो टाइम है अब बहुत ही डिफिकल्ट है उनकी लाइफ में। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच सैले यूज्ड इन दिस लाइन ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड। सैले ने नीचे दी गई लाइन के अंदर
फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है, उसका फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। देखिए कौन सी लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। ये जो है दोस्तों, पहली बात आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए यदि कि इस पोयम की ओपनिंग लाइन को बताइए, यहां पर 4 लाइन आपको दे दी जाए, तो ये जो है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाओ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग जो है, ये यहां पर दोस्तों ओपनिंग लाइन है ओ टू दी वेस्ट विंड की। अब इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन के अंदर यूज हुआ है, इलिट्रेशन यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, या फिर इलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन दोनों इस्तेमाल हुए हैं, या फिर इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए आप में से 75% लोग डेफिनेटली इसका आंसर कर चुके होंगे। जो वाइल्ड वेस्ट विंड है, यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, इस वजह से दोस्तों यहां पर इलिट्रेशन का यूज हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ये नहीं है। यदि आप इस लाइन को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग जो है, यहां पर आपको एक और फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा जो है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन। तो इस पोएम के अंदर इस लाइन की जो इसकी पहली लाइन है उसके अंदर 2 फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन बोथ। यहां पर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इन दिस लाइन द पोएट इज। देखिए यहां पर पोएट के मूड के बारे में बात की गई है कि जब ये पोएट जो है इस लाइन को पढ़ते हैं तो उनका मूड कैसा था, ऑप्टिमिस्टिक था, पेसिमिस्टिक था, या फिर दोनों था, या दोनों में से कुछ भी नहीं था। यहां पर 4 ऑप्शन में यही पूछा गया है। देखिए पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो ओ टू द वेस्ट विंड पोएम है उसकी ये बिल्कुल लास्ट लाइन है। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड जो है इस पोएम की क्लोजिंग लाइंस हैं, या फिर लास्ट लाइंस इन्हें कहा जा सकता है। यहां पर पोएट का मूड जो है दोस्तों वो ऑप्टिमिस्टिक है। अब इन लाइनों का मतलब बताने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहां पर मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक आंसर दे रहा हूं। वो इस हवा से कह रहे हैं, किससे, कौन सी हवा से कह रहे हैं, वेस्ट विंड से कह रहे हैं। इफ विंटर कम्स, यदि सर्दी का मौसम आ चुका है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग सीजन है क्या वो बहुत दूर रह गया है, क्या वो अब आएगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं है। मतलब पोएट कहना चाहते हैं कि जिस चीज की डेथ हुई है उसका रीबर्थ जरूर होगा, यानी कि डेथ के बाद फिर से एक बार चीजें जो हैं वो जन्म लेती हैं। अब ये मैंने आपको लिख के इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप इसकी थीम की बात करोगे, इस पोएम की और टू दी वेस्ट विंड की थीम की बात करोगे, तो दोस्तों इसकी थीम है डेथ एंड रीबर्थ। मतलब जब कोई चीज तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है, जैसे पेड़ों की पत्तियों की इस पोएम के अंदर बात की गई है, तो पेड़ों की पत्तियां पतझड़ के सीजन में वो गिर जाती हैं नीचे, पेड़ों के नीचे, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वो पत्तियां फिर से नई आ जाती हैं। तो डेथ और रीबर्थ की बात यहां पर की गई है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चंस, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।